हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसको कवर करने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग आता है। तो ये ऐसी लैंड और बिल्डिंग होती है जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खड़ी हुई हो। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगे, या फिर ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो रेंट कमाने के लिए होती है। रिपीट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हिल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल पर्पज टू अदर आर फॉर बोथ अदर देन वो प्रॉपर्टी जिस पे और स्टैंडर्ड लगती है। तो अगर प्रॉपर्टी यूज़ के लिए पड़ा हुआ है तो इस पे आई एस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लगता है। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज़ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और अगर मैं प्रॉपर्टी को ख़रीदता हूँ और फिर बेचता हूँ तो इस पे स्टैंडर्ड IAS 2 इन्वेंट्री लगते हैं। तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर रीसेल पर्पस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस IAS 2 इन्वेंट्री। तो अब रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस पर बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बुक में पहली दफ़ा कब लिखेंगे? तो जब डिफिनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी हो। डिफिनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी में सेकंड नंबर पर कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। अगर रिलायबली मेजर नहीं होता तो एंट्री कैसे बनाएंगे? कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। थर्ड नंबर पर यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है प्रोबेबल। तो प्रोबेबल का मतलब 50 to 95% चांसेस हो। तो प्रोबेबल चांसेस हो कि ये प्रॉपर्टी हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। एम्प्लॉय ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और प्रोबेबल। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट पर बात करते हैं। तो पहले दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कितने पे लिख देना? तो कॉस्ट पे लिख देना। तो इसमें आता है प्रॉपर्टी की प्राइस और इसके साथ डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एजेंट को कमीशन देना पड़ता है या कुछ लीगल फीस देने पड़ते हैं प्रॉपर्टी को ख़रीद फरोख्त करते वक्त। तो एक दफ़ा रीड करते हैं मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट एंड द टाइम ऑफ रिकग्निशन एट कॉस्ट मॉडल। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? परचेज प्राइस वैल्यू और सेकंड नंबर पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। तो अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर बात करते हैं। आज आपने एक एसेट ख़रीदा और 2 साल बाद उस पर और ख़र्चे करेंगे, तो 2 साल बाद वाले ख़र्चे जो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। और आने वाली कल में एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी 2 साल बाद इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। और यह सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सबसे पहले कॉस्ट मॉडल पर बात करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल में आप एसेट को कैरी करते हो कॉस्ट पे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है। यानी एसेट की जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है तो उससे हर साल का डिप्रिसिएशन, अगर किसी साल में इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो वो माइनस कर देते हैं, और फिर इसके बाद ये जो भी कैरिंग वैल्यू आ जाती है तो कॉस्ट मॉडल में एसेट को इस पे कैरी करते हो। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सेकंड मॉडल जो है वो है फेयर वैल्यू मॉडल। तो फेयर वैल्यू मॉडल, कैरिंग वैल्यू यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखना है, तो फेयर वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू होंगी वो उठाना और लिख देना। इसमें कोई डिप्रिसिएशन और कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। बार बार जब फेयर वैल्यू पे लिखेंगे तो इस साल और पिछले साल की फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन आया हुआ होगा। तो फेयर वैल्यू अगर इंक्रीज़ हुई तो गेन, और अगर फेयर वैल्यू में डिक्रीज़ आया हुआ हो तो लॉस होगा। तो फेयर वैल्यू की गेन और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डी रिकॉग्निशन पर बात करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिस्क और रिवार्ड किसी से ख़त्म हो जाता है तो वो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपने बुक में से निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोजल यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्पोजल यानी प्रॉपर्टी बेचने से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। डिस्पोजल यानी प्रॉपर्टी को बेचने से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, और ये इस तरह आता है। प्रोसीड यानी प्रॉपर्टी को बेचने से हमारे पास जो है, इससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है।
तो एक दफ़ा रीड करते हैं, डी रिकॉग्निशन विन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नो लॉन्गर बिलोंग टू इन एंटिटी। और ये किस वजह से आता है? डिस्पोजल और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड की वजह से। इससे हमारे पास प्रॉफिट, डिस्पोजल से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। और ये किस तरह आता है? जब प्रोसीड से हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पर बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र क्या होता है? एक स्टैंडर्ड से निकल के दूसरी स्टैंडर्ड में ले जाना जब एक्चुअल यूज़ ऑफ एसेट में चेंज आ जाए। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, ट्रांसफ़र व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन एक्चुअल यूज़ ऑफ एसेट। जैसे आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, वो आप अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब आपने इस तरह कर दिया कि उस प्रॉपर्टी को लेट आउट यानी रेंट पे दे दिया। तो आप IAS 16 से IAS 40 पे जा रहे हो। या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, आप अपने यूज़ के लिए आप लेट आउट यानी रेंट पे दे रहे थे, लेकिन अब आपने इस तरह कर दिया कि इस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप IAS 40 से IAS 16 पे जा रहे हो। और इसकी डबल एंट्री इस तरह होती है, डेबिट न्यू स्टैंडर्ड, क्रेडिट ओल्ड स्टैंडर्ड। तो क्रेडिट ओल्ड स्टैंडर्ड जहाँ से निकालना है उस स्टैंडर्ड को क्रेडिट कर देते हो, यानी ओल्ड स्टैंडर्ड को क्रेडिट कर देते हो। जबकि डेबिट न्यू स्टैंडर्ड जहाँ लेके जाना है उस स्टैंडर्ड को डेबिट कर देते हो, यानी न्यू स्टैंडर्ड को डेबिट कर देते हो। तो इस क्रेडिट में वो एसेट आएगा जिनको आपने ख़त्म करना है। जितने का लिखा हुआ है उतने से ख़त्म कर देना है। जब एसेट को ख़त्म करना होता है एक जगह से, जितनी का लिखा हुआ है उतनी से ही क्रेडिट कर देना। मतलब कैरिंग वैल्यू ही क्रेडिट साइड पे आएगा, आएगा। तो ट्रांसफ़र को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि उसकी ये एंट्री होती है, डेबिट न्यू स्टैंडर्ड, क्रेडिट ओल्ड स्टैंडर्ड, और ओल्ड स्टैंडर्ड को हम कैरिंग वैल्यू पर ले लेते हैं, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। जबकि डेबिट न्यू स्टैंडर्ड इसको हम ट्रांसफ़र वैल्यू पर ले लेते हैं। लेकिन ये ट्रांसफ़र वैल्यू है कौन सी? तो ये ट्रांसफ़र वैल्यू IAS 40 की मेजरमेंट मॉडल पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसफ़र वैल्यू डिपेंड ऑन मेजरमेंट ऑफ IAS 40। सबसे पहले अगर आप कास्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो तो फिर ट्रांसफ़र वैल्यू कैरिंग वैल्यू पर ले लेते हैं। और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हो तो फिर ट्रांसफ़र वैल्यू फेयर वैल्यू पर ले लेते हैं। कोई भी गेन और लॉस ओल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। एनी गेन और लॉस विल बी ट्रीटेड एज पर ओल्ड स्टैंडर्ड। जैसे आप पहली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे IAS 16, लेकिन अब उस प्रॉपर्टी को लेट आउट यानी रेंट पे देने वाले हो, तो आप तो IAS 40, तो आप IAS 16 से IAS 40 पे जा रहे हो। कैरिंग वैल्यू आपके पास 200 है, जबकि फेयर वैल्यू 230 है। तो आप सॉल्व कर देते हैं। तो आप IAS 16 यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से जा रहे हो, तो ये आपके पास ओल्ड स्टैंडर्ड आ गया, तो क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जबकि न्यू स्टैंडर्ड IAS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आ रहे हो, तो ये आपके पास न्यू स्टैंडर्ड आ गया, तो डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और जब आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को तो पता है कि क्रेडिट साइड पर हमेशा कैरिंग वैल्यू आ जाती है, तो क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 200। जबकि कॉस्ट मॉडल में ट्रांसफ़र वैल्यू को भी कैरिंग वैल्यू पर ले लेते हैं, तो डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200। तो अब फेयर वैल्यू मॉडल पर बात करते हैं। तो क्रेडिट ओल्ड स्टैंडर्ड और ओल्ड स्टैंडर्ड आपके पास है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और के क्रेडिट साइड पर हमेशा कैरिंग वैल्यू आ जाते हैं, तो क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और कैरिंग वैल्यू आपके पास है 200। जबकि डेबिट साइड पर न्यू स्टैंडर्ड आता है, और न्यू स्टैंडर्ड आपके पास है SPOT यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र वैल्यू आ जाती है। और फेयर वैल्यू मॉडल में ट्रांसफ़र वैल्यू को फेयर वैल्यू पर ले लेते हैं, तो फेयर वैल्यू आपके पास है 230, तो डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 230। तो आपके पास बैलेंसिंग अमाउंट आ गया गेन 30। और ये ओल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ले लेते हैं, तो ओल्ड स्टैंडर्ड आपके पास है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का गेन अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाता है, तो क्रेडिट गेन 30 और ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाता है। तो अब
प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी विद अनडिटरमाइंड यूज़, तो इस पे IAS फूटी स्टैंडर्ड लगता है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज़ डिसाइड ना हो, इस पे IAS फूटी स्टैंडर्ड लगता है, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही, आप इसको तो इन्जॉय कर रहे हो। तो एक दफ़ा फिर प्रॉपर्टी विद अनडिटरमाइंड यूज़, इस पे IAS फूटी स्टैंडर्ड लगता है। सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन एम्प्लॉयज, तो इस पे IAS 16 लगता है। यानी प्रॉपर्टी को जब आप अपने एम्प्लॉय को रेंट पे दे रही हो, तो इस पे IAS 16 स्टैंडर्ड लगता है, क्योंकि इसका बेसिक मकसद तो यूज़ करना है। थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी लेट आउट विद एंसिलरी सर्विसेज, प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे दे रहे हो और कोई भी सर्विसेज, तो इस पे IAS 16 और IAS 40 दोनों लग सकता है, यानी दोनों में से एक लग सकता है। तो सिग्निफिकेंट सर्विसेज पे IAS 16 लगता है। जैसे आप एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जा रहे हो, जैसे आप एक स्टैंडर्ड अस्पताल में जा रहे हो, वहाँ आपके प्रॉपर इलाज हो रही होते हैं, तो वो आपको एक सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रही है, तो इस पे IAS 16 लगता है। जबकि आप एक ऐसे हॉस्टल में जा रहे हो जहाँ आपको रूम दी जाते हैं, बाकी आप खाने पीने, वाईफाई, पानी और सब कुछ जो चीज़ें होती हैं उसका आप खुद बंदोबस्त कर देते हो, तो वो आपको इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रही है, तो इस पे IAS 40 स्टैंडर्ड लगता है। प्रॉपर्टी विद मल्टीपल यूजेस पर्पजेज, वो प्रॉपर्टी जिसकी बहुत ज़्यादा यूज या पर्पजेज हो। जैसे आपका एक बिल्डिंग है, इसमें आप नहीं, फर्स्ट आप इसको अपने लिए यूज़ कर रहे हो, जबकि सेकंड आप इस लेट आउट यानी रेंट पे दे दी, थर्ड आप इसको भी अपने लेट आउट रेंट पे दे दी। अगर ये तीनों आप इसे सेपरेटली अलहदा तौर पर बिक सकता है, यस, तो फिर फर्स्ट आप इस पे IAS 16 लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो। जबकि सेकंड और थर्ड आप इस पर IAS 40 स्टैंडर्ड लगेगा, क्योंकि आप रेंट पे दे रहे हो। और अगर ये तीनों आप इसे अलहदा तौर पर नहीं बिक सकते, कैन बी सोल्ड सेपरेटली, नो, तो फिर आप तो ज़्यादातर आप इस चीज़ को रेंट पे दे रहे हो, तो फिर होल बिल्डिंग पर IAS 40 स्टैंडर्ड लगेगा।